नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद अर्पित पटेल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की खेती के बारे में। तो तरबूज की खेती की संपूर्ण जानकारी के यानी कि पहला पार्ट हम अपने लेकर के आ रहे हैं, जिनमें कि आपको शुरू में पहले दिन से लेकर के 15वें दिन तक आपको कौन कौन से काम करने हैं इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो इसमें आपको खेत की तैयारी कैसी करनी है, साथ ही आपको जो डोज वगैरह खाद वगैरह रहता है जिन्हें बेसल डोज कहते हैं उनको कितना क्या डालना है, और बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी है, बेड की ऊंचाई कितनी रखनी है, और शुरुआत में जिस टाइम पर हमारा अंकुरण हो जाता है उस टाइम पर कौन सी बातों का ध्यान रखना है, या हमें पौधे लगाने चाहिए या फिर बीज लगाने चाहिए। तो इन सब से संबंधित पूरी बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप भी तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है आप ज़रूर देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें तरबूज की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए रहती है। तो किसान भाइयों, तरबूज की खेती आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमारे यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से खेती कर रहे हैं। जैसे कि पहले के टाइम पर जो रहता था, जैसे कि नाली विधि पर तरबूज की खेती की जाती थी, जिसमें कि नाली के ऊपर तरबूज लगा करके और अपने रेल में पानी वगैरह दे करके तरबूज की खेती करते थे। और अभी हमारे किसान भाई जो है आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जिनमें कि मल्चिंग वगैरह और बेड वगैरह तैयार करके अच्छी तरह से खेती कर रहे हैं, जिनमें कि उत्पादन भी बढ़ता है, किसानों का फायदा भी बढ़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि नाली विधि से तरबूज किस तरह से लगाए जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको हम पूरी जानकारी के साथ में उससे संबंधित पूरी जानकारी के साथ में आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिट्टी की। तो मिट्टी आप किसी भी प्रकार की मिट्टी हो उसमें आप अपने तरबूज की खेती कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि हमें खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपने खेत में अच्छी तरह से गहरी जुताई करनी है। और उसके बाद में अपना जो कर रहता है उसको अच्छा खासा बुरबुरा कर लेना है, जिससे कि आपके बेड वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से बन पाएँ। और जिस टाइम पर आपकी मिट्टी अच्छी बुरबुरी हो जाए उस टाइम पर फिर आपको क्या करना है कि अपने जो खेत में पहले पलेवा कर देना है, जैसे कि आप पूरी पानी वगैरह दे करके खेत को अच्छी तरह से गीला कर लें। और उसके बाद में जिसमें जैसे ही बतर आती है आप उससे अपने बेड वगैरह को बना लें। और बेड बनाने के बाद में सबसे ज़रूरी बात कि बेड से बेड की दूरी क्या रखें, साथ ही जो बेड की ऊंचाई रहती है उसको क्या रखें। तो किसान भाइयों, आप बेड से बेड की दूरी 4 से 5 फीट रखिए। और जो बेड की ऊंचाई रहती है उसको आप रखिए 1 फीट से 1.25 फीट के करीब। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि बेसल डोज में हमें खेत में क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो बेसल डोज में आप डाल सकते हैं यूरिया, डीएपी, एसएसपी और जो पोटास आता है उसको। और उसकी मात्रा आप अपने हिसाब से यानी कि अपने खेत में बेड के ऊपर डाल रहे हैं तो उस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं, या फिर पलेबे के साथ में दे रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपने खाद को डाल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अब बात कर ली जाए कि हमें जो गोबर का खाद रहता है वह किस तरह से डालना है। तो गोबर का खाद अगर आप डाल रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो आप 1 टन प्रति एकड़ में डाल 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए, काफ़ी बढ़िया रहता है। तो आप गोबर की खाद के साथ में जो ट्राइकोडर्मा वगैरह आता है उनका यूज़ भी जरूर करें। और किसान भाइयों, खाद में आप अगर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो उसके साथ में आप जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के जीवाणु रहते हैं जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे पीएसबी और जो एनएसबी हमारा पोटास का आता है और फास्फोरस के लिए आता है पीएसबी, तो आप इस तरह के खाद डालें जिससे कि आपकी मिट्टी में जो मौजूद तत्व हैं जो कि नाइट्रोजन वगैरह के बैक्टीरिया, वो आपको पौधे को आसानी से नाइट्रोजन उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ में फास्फोरस के जो बैक्टीरिया रहेंगे वो फास्फोरस उपलब्ध कराएंगे, पोटास के बैक्टीरिया पोटास उपलब्ध कराएंगे। तो आप इस तरह से यानी कि जैविक अपने खाद में इन बैक्टीरियाओं को जरूर डालें। और इसी के साथ में किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें बिजाई करनी चाहिए या फिर जो रोपे वगैरह हैं उनको लगाना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप बिजाई करते हैं तो आपको दो फायदे होंगे। पहला तो आपको बीज वगैरह जो रहता है आपको सस्ता मिलेगा पौधों के मुकाबले। और अगर आप समय पर आपकी बिजाई हो रही है तो आप बिजाई ही करिए। और अगर आपके पास में समय कम है तो आप उस टाइम पर जो है रोपे वगैरह लेकर के या फिर अपनी ट्रे में रोपे लगा करके और बाद में पौधे लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो जैसे आपने बिजाई करी उस टाइम पर अपने बेड पर बिजाई करने के साथ में कुछ अपनी ट्रे वगैरह में कुछ पौधे साथ में लगा दें, जिससे कि बहुत सी जगह पर हमारे जहाँ पर अंकुरण नहीं हो पाता है वहाँ पर आप जो आपकी ट्रे में पौधे लगे हुए हैं उनको जा करके लगा दें। तो आपकी जो पूरी फसल रहेगी पूरी एक साथ चलेगी, कोई सी फसल आगे पीछे नहीं होगी। और जैसे कि आपके 7 से 8 दिन के बाद जिस समय आपको पौधे दिखाई देने लगे और जहाँ जहाँ पर नहीं दिखाई दे वहाँ पर आप अपनी ट्रे में से पौधे लेकर के और उनकी रोपाई कर दें। और अगर आप 8 से 10 दिनों के बाद में जो आपको दूसरा डोज डालना है वो डालना है, ड्रिंचिंग करने का टाइम हमारा आ जाता है, तो इस टाइम पर आपको 19-19 के साथ में ह्यूमिक एसिड जो आता है इन दोनों को साथ में डालना है पौधों की जड़ों में। तो आप 200 ml ह्यूमिक एसिड
और 800 ml वो 800 ग्राम आपको NPK 19-19 लेना है और इन दोनों को 200 लीटर पानी के साथ में मिला करके आप 1 एकड़ में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसी के साथ में हमारी दूसरी स्टेप जो आती है, जिसमें कि हमें तरबूज के ऊपर जो स्प्रे वगैरह करना पड़ता है, जिसमें जो मक्खी वगैरह रहती है या फिर जो हमारी थोड़ी छोटी मोटे कीट वगैरह हमें दिखाई देने लगते हैं, तो इस टाइम पर आप इमामेक्टिन के साथ में जो इमिडाक्लोरोपिड आता है आप उसका स्प्रे करें और एक अच्छा सा फंगिसाइड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी से संबंधित जैसे कि जो मक्खी वगैरह है, सफ़ेद मक्खी या फिर जो मच्छर वगैरह रहते हैं, उनके लिए आप अपनी फसल में ट्रैप वगैरह ज़रूर लगाएं। और अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में कि हमारे जो तरबूज की खेती करने का सही समय क्या रहता है। तो किसान भाइयों, तरबूज की खेती आप नवंबर से लेकर के मार्च एंड तक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नवंबर के टाइम पर खेती कर रहे हैं तो आपको जो रेट वगैरह है वह काफ़ी बढ़िया मिल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो रोग वगैरह रहते हैं वे काफ़ी ज़्यादा आते हैं हमारी फसल में, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है। और वहीं पर अगर आप जनवरी फरवरी में अपनी खेती करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, जैसे कि उस टाइम पर हमारा टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है तरबूज की खेती के लिए। तो तरबूज की खेती में जैसे कि अंकुरण वगैरह अच्छा रहने के लिए, साथ ही फसल स्वस्थ रखने के लिए 25 से 30 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर रहता है उस टाइम पर अगर आप खेती करते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होता है। तो किसान भाइयों, तरबूज की खेती 60 दिनों से लेकर के 90 दिनों तक काफ़ी बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो जाती है और काफ़ी बढ़िया मुनाफा भी देने का काम करती है। तो हमारे किसान भाई अभी कुछ समय से तरबूज की खेती काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के तरबूज जो हैं उनको लगा रहे हैं, खरबूज वगैरह लगा रहे हैं और 3 महीने में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और अगर आप भी तरबूज की खेती करने का सोच रहे हैं तो आप अपने आसपास जहाँ पर तरबूज वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ पर जाकर के एक बार पूरी जानकारी लें और उसके बाद में उनसे पूरी उनने का बेसल डोज कैसा क्या डाला है, स्प्रे किस टाइम पर कर रहे हैं, बेड पर लगा रहे हैं या फिर नाली विधि पर लगा रहे हैं, आप उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद में ही लगाएं। और कितने दिनों में फसल पक करके तैयार हुई, इस सभी जानकारी के बारे में अगर आप अच्छी तरह से पहले पूरी जानकारी ले लेंगे तो आपको नुकसान बहुत कम होने का खतरा रहता है। और किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि मल्चिंग वगैरह के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएं, जिसमें कि मल्चिंग कहाँ से खरीदें और कौन सी कंपनी खरीदें, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो। और नाली विधि से अगर तरबूज किस तरह से लगाए जाते हैं उसके ऊपर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना करके पूरी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, यह था हमारा पहला भाग, जिसमें कि 1 दिन से लेकर के 15 दिनों के बीच में हमें तरबूज की खेती में कौन कौन से काम करने हैं, साथ ही कौन कौन से काम को करके हम अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। और उसके बाद में हमारा जो दूसरा भाग आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि हम 15 दिनों से लेकर के 30 दिनों के बीच में हमें कौन कौन से काम करने हैं, साथ ही इस टाइम पर हमारी फसल की अवस्था कैसी क्या रहती है। तो किसान भाइयों, तरबूज की खेती की पूरी जानकारी हम आपको 4 या 5 पार्ट में पूरी जानकारी दे देंगे, जिसमें कि आपको 1 दिन से लेकर के हमारी हार्वेस्टिंग होने तक की पूरी जानकारी आपको हमारी वीडियो पर देखने को मिलेगी। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन के बटन है उसको भी ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, भारत माता की जय।